Hello friends, I am Akash here to teach you biology. Welcome in ADS concept. मैं अनुराग सर को थैंक यू बोलूँगा इसके लिए जो इन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का पढ़ाने का मौका दिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी के चैप्टर क्लास 10th हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चैप्टर का जो नेम होता है, कोई भी चैप्टर एक अपने नेम में बहुत कुछ छोड़ के जाता है जिसको हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने लाइफ स्पैन में रिप्रोड्यूस करता है। अब ये एक शब्द मैंने यूज़ किया, लाइफ स्पैन। ये पहले हम लोग लाइफ स्पैन को समझते हैं कि वो क्या होता है, उसको आइए हम लोग समझते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो बर्थ लेता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, उसके बाद उसकी प्यूबर्टी की एज चलती है जिसमें वो रिप्रोडक्शन करने के लिए मैच्योर होता है। ये उसकी मैच्योरेशन एज होती है प्यूबर्टी तक। सर्टेन हार्मोन आते हैं प्यूबर्टी के बाद, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो होने लगती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सब हम लोग देखते हैं और उसके बाद इसे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगती है, फिर वो अल्टीमेटली डेथ की तरफ प्रोसीड हो जाता है और ये फेज हमारा रिप्रोडक्टिव फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज होता है और ये प्यूबर्टी के बाद सर्टेन हार्मोन निकलते हैं जिनके बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज आता है और हमें इसी फेज को पढ़ना है। इस फेज में हम लोग, ये होता है लाइफ स्पैन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन समझने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज अपने प्रोजनी को रिप्रोड्यूस करती है, ऑफस्प्रिंग को जनरेट करती है। और इसमें हम लोग देखते हैं वेरिएशन आते हैं रिप्रोडक्शन में। ये वेरिएशन मेनली थोड़े से, अब अगर आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वेरिएशन जब क्रॉसिंग ओवर होता है, कोई भी गैमिट बनता है, जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो उसमें वेरिएशन आते हैं। गैमिट बनते वक्त वेरिएशन आ जाते हैं जिसकी वजह से सन अपने फादर से बिल्कुल अलग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट होता है, मदर से डिफरेंट होता है। ये किस लिए होता है? ये वेरिएशन की वजह से होता है। तो उस वेरिएशन को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग रिप्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मेनली 2 होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में भी कई होते हैं, फिजन होते हैं, वेजिटेटिव रीजनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, बडिंग होता है, बहुत से होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको सेक्सुअल को डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन आपने समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मेनली हम लोग यूनिसेलुलर की बात करेंगे। एसेक्सुअल ज़्यादातर यूनिसेलुलर ही परफॉर्म करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट वेज में अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने प्रोजनी को डिफ्रेंशिएट करता है, आगे बढ़ाता है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है एसेक्सुअल में। और इसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो पेरेंट्स है वो रिप्रोडक्शन के बाद हो, उसकी इंडिविजुअलिटी रहे बराबर उसके साथ। और ये भी देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के बाद, प्रोजनी जनरेट होने के बाद पेरेंट्स रहते हैं इसमें। तो पहला हम लोग देखेंगे फिजन। फिजन में हम लोग बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को देखेंगे। तो फिजन में बाइनरी फिजन को हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई भी अमीबा सेल है, ये दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल है, कमेंट में आप बता दीजिएगा। ये कोई भी अमीबा सेल है और इसको हम लोग, ये इसका न्यूक्लियस है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इधर हो जाते हैं हम। ये देखिए, ये एक अमीबा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये हम लोग साइटोप्लाज्म इसका बना लेते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है।
इसका स्यूडोपोडिया आप देख रहे हैं, इसका साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, इसका न्यूक्लियस देख रहे हैं। न्यूक्लियस और इसमें जब ये रिप्रोडक्शन के लिए जब रेडी होता है, फर्दर अपना रिप्रोड्यूस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो पहला काम अमीबा सेल जो होता है, अमीबा सेल वो पहला काम क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं स्यूडोपोडिया है, ये स्यूडोपोडिया को अपने विड्रॉन कर देता है। ये स्यूडोपोडिया विड्रॉन हो जाती है। तो ये यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया आपकी विड्रॉन हो चुकी है। ये इसका न्यूक्लियस रहेगा और इस समय ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। इसका स्यूडोपोडिया विड्रॉन हो जाता है। फिर आफ्टर, इसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं, जगह उधर थोड़ी कम है। तो इसके बाद स्यूडोपोडिया जब विड्रॉन हो जाता है तो फिर ये जो अमीबा सेल होता है ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना चालू करता है। सॉरी, न्यूक्लियस को हम लोग रेड से बना लेते हैं। ये अपने न्यूक्लियस को इस तरीके से डिवाइड करता है। दिख रही है आप लोगों को? कमेंट में बता दीजिएगा जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत कमेंट में लिख दीजिएगा। ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है। उसके बाद फिर ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करता है। अमीबा सेल बाइनरी फिजन में ये अपने साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो अमीबा सेल है, अब इसमें न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो चुका होता है और ये आपका साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है यहाँ पे इस फेज में। उसके बाद फिर ये डॉटर सेल इसके बन जाते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे डॉटर सेल्स इसके तैयार हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है और इसमें पेरेंट्स की जो इंडिविजुअलिटी है वो नहीं रहती है अमीबा सेल में। और यहाँ पे नए नए अमीबा सेल्स तैयार हो जाते हैं। ये नए नए अमीबा सेल्स तैयार हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा सब कुछ। तो ये होता है आपका बाइनरी फिजन। पहले क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। ये देखिए कोई भी अमीबा सेल होता है, ये अमीबा सेल, इसमें ये देखिए इसका स्यूडोपोडिया है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। एक जनरली हम लोग देखते हैं किसी भी अमीबा सेल को, तो ये इसमें जो मेजर चीज़ें उनको हम लोग देख रहे हैं। तो ये इसका स्यूडोपोडिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये फर्दर डिवीजन में जब आगे बढ़ता है तो पहले अपने स्यूडोपोडिया, ये देख रहे हैं स्यूडोपोडिया इसका इरेगुलर शेप में रहता है, इसको पहले ये स्यूडोपोडिया को विड्रॉन कर देता है। ये देखिए अपने स्यूडोपोडिया को इसने विड्रॉन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर ये फर्दर जब डिवीजन में आगे बढ़ता है तो क्या करता है कि अपने जो स्यूडोपोडिया के बाद इसने अपने न्यूक्लियस को, पहले किसी भी सेल को तैयार करने के लिए पहले उसमें न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है ये अगले फेज में, स्यूडोपोडिया विड्रॉन के बाद। ये स्यूडोपोडिया विड्रॉन के बाद ये न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। उसके बाद फिर अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। और फिर इसमें जो पेरेंट्स है, ये देखिए जो पेरेंट्स है, पेरेंट एक ही इंडिविजुअल से, एक ही ऑर्गेनिज्म से मेल और फीमेल दोनों है, उसके बाद भी ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, यूनिसेक्सुअल है। तो ये दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं यहाँ पे। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद दो डॉटर सेल्स इसकी बन जाती हैं। और ये फेवरेबल कंडीशन में ही परफॉर्म करता है। बाइनरी फिजन मेनली जो अमीबा सेल्स होती हैं, फिजन में क्या करते हैं कि जब फेवरेबल कंडीशन रहती है तो वो बाइनरी फिजन करती हैं। और एक फिजन होता है मल्टीपल फिजन। आइए उसको देखते हैं हम लोग। मल्टीपल फिजन में मैं ये बता दूं आप लोगों को, मल्टीपल फिजन जब होता है तो मल्टीपल फिजन तभी परफॉर्म करता है अमीबा सेल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर समय हम लोगों का एटमॉस्फेयर हम लोगों के अनुरूप नहीं रहता है। एडवर्स कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में तो ये बाइनरी फिजन कर लेता है, अपने रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ा लेता है। पर जब एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं, जैसे हम लोगों के लिए भी बहुत से एडवर्स कंडीशन होती हैं, जो हम लोगों के जैसे हैं एडवर्स कंडीशन में ये देखते हैं हम लोग कि जो ओल्ड एज होते हैं उनको विंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो एडवर्स कंडीशन है। इसी तरीके से इन्हें जब एडवर्स कंडीशन आती है,
मल्टीपल फ्यूजन करते हैं अमीबा सेल्स। तो मल्टीपल फ्यूजन में देखेंगे हम लोग, कोई भी अमीबा सेल हो, कोई भी अमीबा सेल हो, तो उसमें क्या होता है कि पहले ये इसका सेल वॉल होता है, ये सेल होता है, और ये क्या करता है कि अपने अराउंड एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है। एडवर्स कंडीशन में एक सिस्ट बनाता है। सिस्ट 3 लेयरिंग की होती है, 3 कवरिंग की ये सिस्ट बनाता है। डिफरेंट कलर से मैं बना दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाए। सिस्ट बनाता है, एक हम लोग ग्रीन ले लेते हैं ताकि सब कुछ आपको क्लियर दिखे। ये इसने सिस्ट बना लिया। इसने सिस्ट एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने सिस्ट बनाया। एडवर्स कंडीशन में जब ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये चीज को आप भूलिएगा नहीं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी ये रिप्रोड्यूस करेगा। अनफेवरेबल में ये अपने आप को बस बचाए रखने का काम करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में, मैं फिर बता रहा हूं आपको, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को बस बचाने का काम करेगा ताकि ये सेल डिस्ट्रॉय ना हो, और ये अपने सिस्ट को बना के अपने आप को सेव कर लेगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा कि फिर आगे फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करेगा। तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये सेल है, इसकी वॉल है, और इसमें ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ब्लू से बना लेते हैं इसको। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, इसने कई एडवर्स कंडीशन के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आई, उसके बाद इसने नई सेल्स जनरेट कर ली फेवरेबल कंडीशन में। ये इसका साइटोप्लाज्म हम लोग बना देते हैं ब्लू कलर से, ब्लू क्या ब्लैक से ही बना देते हैं हम लोग, ग्रीन से बना देते हैं, अच्छा दिखेगा आप लोगों को। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। आई होप आप लोगों को विजुअल होगा ये। तो ये जब जो ये सेल्स बना लेती हैं, उसके बाद क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में जब ये सेल बना लेती हैं, उसके बाद इनका जो न्यूक्लियस होता है, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई हैं, इसमें स्पोर्स, ये सेल्स होते हैं ऐसे, और इसमें जितने स्पोर्स बने, जैसे कि ये सेल्स बने हैं, जितने सेल्स बने हैं वो बाहर आ जाते हैं सिस्ट ब्रेक होने के बाद। ये देखिए, एक अमीबा सेल से ये कितने अमीबा सेल्स बना दिया एडवर्स कंडीशन में। पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, बाइनरी में और मल्टीपल में, इनकी जो पेरेंटल इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है, वो रिमेन नहीं रहती है आफ्टर रिप्रोडक्शन। ये चीज को आप लोग, ये मेन पॉइंट है इसका, इसको आप ध्यान रखिएगा बराबर। और मल्टीपल फिजन में ये एक, उसमें 2 ही बनाते हैं, 2 डॉटर सेल्स ही बनाते हैं, पर यहाँ पे देखिए कितने सारे डॉटर सेल्स बने हैं, आप देख सकते हैं। ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गए इसके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बडिंग के साइड। तो एसेक्सुअल में हमने फिजन कर लिया है, अब आइए हम लोग बडिंग के साइड बढ़ते हैं। बडिंग इन ईस्ट, हम लोग इसे देखेंगे। मैंने फिगर पहले से बना लिया ताकि आप लोगों को इजी वे में आराम से जल्दी समझा सकूं। ये देखिए, ईस्ट में यहाँ पे ये पहले इसकी पेरेंटल बॉडी है, और यहाँ पे ये इसने बर्ड अपना जनरेट कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये बर्ड जनरेट कर दिया है। फिर फर्दर इसने इस बर्ड को अपने बॉडी से मैच्योर कर, ये बर्ड अब मैच्योर हो रहा है, मतलब अब ये डिटैच होने वाला है। तो इसको, इसके ओवरऑल डेवलपमेंट, और इवेंचुअली ये जब मैच्योर करेगा उसके बाद ही डिटैच करेगा। यहाँ पे इसने ये पूरी तरीके से जब डेवलप हो जाता है तो ईस्ट अपने बॉडी से इसको डिटैच कर देता है, फिर ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है।
ये हो जाता है। इसमें हम लोग बडिंग में ये बता सकते हैं आपको कि बडिंग एक अनइक्वल बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है, यहाँ पे अनइक्वल बर्ड, इसके इक्वल नहीं है। जैसे हमने मल्टीपल में, बाइनरी में, सब कुछ में देखा, उसके पेरेंट, पहले तो इसमें ये देखिए आप, उसमें फिजन में क्या था कि पेरेंटल इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो गई थी उसमें फिजन में। जबकि इस बडिंग में हम लोग देख रहे हैं, ईस्ट की बडिंग में, इसमें पेरेंट है, आफ्टर रिप्रोडक्शन भी ये प्रेजेंट है, और उसमें डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते थे। ये देखिए अनइक्वल बर्ड्स बनते हैं इसमें। अनइक्वल बर्ड्स बनने के बाद फिर ये अपने आप को डेवलप करते हैं और इवेंचुअली ये डिटैच हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। यही होती है बडिंग, इसी को हम लोग बडिंग बोलते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अपने देखते हैं। ये सेपरेट हो जाते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, यही बडिंग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें बर्ड फॉर्म होता है। बर्ड फॉर्म होने के बाद जब ये डेवलप हो जाता है, फिर ये इवेंचुअली अपने पेरेंट से डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसी को हम लोग बडिंग बोलते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रीजनरेशन। तो हमने देख लिया, आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। हमने पहले चैप्टर को डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने बताया। उसमें हम लोग ने एसेक्सुअल को डिस्कस किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। एसेक्सुअल में हमने फिजन को डिस्कस किया कि फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, और फिर इवेंचुअली हमने एसेक्सुअल में बडिंग को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, फिर एसेक्सुअल को ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और उसको फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।